नमस्कार। द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लास में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और आप सभी के बीच से एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के स्टूडेंट सचिन कुमार का कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर देने का मैं इनको प्रयास कर रहा हूं, इनको सिखाने का, और इनके माध्यम से आप सब भी सीखिए, क्योंकि आपका भी यह प्रश्न होता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में दवा का जो डोज है वो कितना निर्धारित किया जाए। दूसरा इनका प्रश्न है कि सर ये डाइल्यूशन क्या है, ये पोटेंसी क्या है, क्योंकि मैंने कहा कि किस डाइल्यूशन में और किस पोटेंसी में। क्योंकि इन्होंने जो प्रश्न किया था उस प्रश्न के बाद मैंने कहा कि कौन सा डाइल्यूशन और कौन सा पोटेंसी। प्रश्न आपका यही था ना, आप प्रश्न को दोहरा लें, पूछिए, प्रश्न को दोहराइए, आप क्या है, क्योंकि सबको बताइए। डाइल्यूशन के बारे में और डोज के बारे में बताना। डाइल्यूशन सबसे पहले चीज की दवा का निर्माण भी इन्होंने पूछा था, तो हम लोग की इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का पहले ही चैप्टर में पहले ही बात बता दी जाती है, स्पाइजेरिक सिस्टम से हम लोगों की दवा का निर्माण किया जाता है। स्पाइजेरिक सिस्टम में होता क्या है कि आप पेटेंट जो व्यवस्थाएं हैं, जो भी औषधियां हैं, उस औषधि के मूल अर्क जो है एक भाग होता है और 9 भाग जो होता है आसुत जल होते हैं, और इसी आधार पर जो है औषधि का निर्माण होता है। अब रह गया प्रश्न इनका दूसरा था कि डाइल्यूशन जो है सर, डाइल्यूशन कैसे बनाई जाती है। तो डाइल्यूशन बनाने के लिए सीधी बात है कि मान लीजिए कि ये आपका एम्प्टी हुआ, ये S1 का एम्प्टी है, आप देख रहे हैं S1 लिखा हुआ है। मान लीजिए कि आपका एम्प्टी हुआ मदर टिंचर, और इस मदर टिंचर से डाइल्यूशन 1 अगर बनाना हुआ तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सिद्धांत के मुताबिक इसमें से 1 ड्राम मान लीजिए कि ये ले लीजिए, तो इसमें से 47 बूंद इसमें डिस्टिल वाटर डालेंगे, और 47 बूंद डिस्टिल वाटर डालने के बाद इसमें 1 बूंद एम्प्टी डालेंगे मदर टिंचर, और जब उसको 47 बार दवा डालने के बाद 47 बार ऐसे ऐसे स्ट्रोक कर देंगे। 50 बार हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 47 बार स्ट्रोक कर देंगे तो डाइल्यूशन 1 तैयार हो गया। ये है डाइल्यूशन बनाने का तरीका। अब डाइल्यूशन 2 बनेगा तो कैसे होगा, तो डाइल्यूशन 2 बनाने का भी तरीका सेम है। ये जब 1 तैयार हो गया तो 2 तैयार करने के लिए 2 नंबर का डाइल्यूशन तैयार करने के लिए क्या करेंगे, अब एक और उठाएंगे यहां से खाली, और उसमें 47 बूंद डिस्टिल वाटर डालेंगे, और फिर डाइल्यूशन उठाएंगे यहां से 1, इसमें से 1 बूंद इसमें डालेंगे, और फिर उसको ऐसे ही स्टॉक करेंगे 47 टाइम। डाइल्यूशन 2 तैयार हो गया। अब डाइल्यूशन 3 भी बनाना होगा तो डाइल्यूशन 3 भी यही बनाने का तरीका है कि एक जो है ड्राम ले, अभी हमारे पास ड्राम उपलब्ध है, तो ड्राम आपके पास में बहुत बड़ा माने ब्रांडिंग की बात है, बहुत बड़ा औषधि चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो आप हो सकता है कि 450 ml का जो ग्लास का बोतल आता है उसके अनुपात में लेकर के बनाएं। लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मात्राएं सेम होगी, चाहे आप बड़ा से बड़ा जार में उसको स्ट्रोक करें, बड़ा से बड़ा बोतल में स्ट्रोक करें, मात्राएं जो है एकदम क्लियर होनी चाहिए कि 1 मेडिसिन और 47 भाग पानी, ये क्लियर होना चाहिए, और उसी तरीके से इसकी जो है मात्रा तैयार की जाती है। डाइल्यूशन 1, डाइल्यूशन 2, डाइल्यूशन 3, डाइल्यूशन 4, डाइल्यूशन 5। तो डाइल्यूशन 5 तक आप इसको बनाएं। उसके बाद में मिलीसीमेल स्केल के आधार पर भी आज की जो है प्रैक्टिस है, सेंटीसीमेल और मिलीसीमेल के भी सिद्धांत पर हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। तो मिलीसीमेल और सेंटीसीमेल स्केल को भी मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है। सेंटीसीमेल में 99 भाग क्या होता है, 99 भाग पानी होता है, और 1 भाग क्या होता है, मेडिसिन होता है, और उसको 100 बार स्ट्रोक किया जाता है। तो सेंटीसीमेल में होता है अक्सर
आप देखे होंगे होम्योपैथ वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी वाले स्पाइजेरिक इसेंस सिस्टम के ही माध्यम से इसका जो डाइल्यूशन है बनाने का प्रयास करते हैं। बनाते ही हैं, प्रयास नहीं करते हैं। हम लोगों का सिद्धांत यही है 47+1। तो 47+1 पर जब हम डाइल्यूशन बनाते हैं तो वो हमारे पैथी का डाइल्यूशन 1 तैयार होता है। रिसर्च के मुताबिक कुछ आधुनिक रिसर्च करने वाले हमारे चिकित्सक और हमारे संस्थान में भी रिसर्च हुआ है। हम लोगों ने भी रिसर्च करके उसका प्रयोग करके रिसर्च में प्रयोग करके देखा, उसका रिजल्ट काफी है। मिलीसीमल स्केल पर हम लोग भी एम बनाते हैं और एम बनाने की जो प्रक्रिया है सेम है। मतलब दवा 1 बूंद होनी चाहिए और 50,000 बूंद दवा 1 बूंद और 50,000 बूंद डिस्टिल वाटर। तो उसमें 1 m मिलीसीमेल का जो बनाने का तरीका है वो तरीका जो है हम लोग भी अख्तियार करके देखे हैं और उसकी दवा बना करके प्रयोग करके देखे हैं। आशातीत लाभ होता है। हाँ, अब रह गया सवाल दवा का डोज निर्धारित करने के। तो आपको क्लियर है कि पेशेंट को बीमारी से अगर अभी ज्यादा तत्काल परेशानी ज्यादा है, जैसे उसको बुखार है तो बुखार डाउन करना है, तो बुखार डाउन करने के लिए जो आप दवा का इस्तेमाल करेंगे, चाहे डाइल्यूशन कोई भी हो, जो डाइल्यूशन आपने तय किया हो, जो मेडिसिन आपने तय किया हो, उस मेडिसिन के मुताबिक और पेशेंट के स्थिति की, मतलब अगर बुखार है और ज्यादा है तो उसको आवश्यकता के अनुसार 10-10 मिनट पर भी दवा का इस्तेमाल कराया जा सकता है। और अगर उस पेशेंट की बीमारी ठीक हो गई तो सुबह दोपहर शाम दवा का इस्तेमाल कराएंगे। डाइल्यूशन तय करने का जो विधा है, उस विधा को जानने के लिए आपको मटेरिया मेडिका और प्रैक्टिस ऑफ फिलॉसफी को समझना होगा। और दूसरी बात यह है कि मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि आप जरूर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की फार्मेसी को पढ़े और फार्मेसी सिद्धांत को समझें। जब तक आप इसको बढ़िया से नहीं समझेंगे, आप दवा का प्रयोग करना नहीं सीखेंगे। दूसरी बात, ये तो मैंने डाइल्यूशन के बारे में बताया कि डाइल्यूशन का इस्तेमाल आप 10 मिनट पे भी कर सकते हैं। डोज एंड डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन जो लिखा हुआ रहता है, डोज का निर्धारण जो है फिजिशियन स्वयं अपने तरीका से करता है। लेकिन इसके सिद्धांत के मुताबिक बीमारी अगर एक्टिव है, पॉजिटिव स्थिति में है, तो दवा को आप बार बार 10-10 मिनट पर इस्तेमाल करके उस रोग को कम कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई खतरा नहीं। जब बीमारी आपका कंट्रोल हो जाए तो दवा को फिर उसी तरीका से 10 मिनट के बदले 30 मिनट पर दे दें, 2 घंटा पर दे दें। और पूर्णतः जब ऐसा लगता है कि एकदम नॉर्मल हो गया तो उस दवा को सुबह और दोपहर और शाम 3 टाइम दवा को चलाएं और दवा को सही मात्रा और सही समय तक पूरा डोज को चला दें ताकि मरीज आपका पूर्णतः स्वस्थ हो और उसके अंदर अगर किसी प्रकार की नेगेटिविटी आ गई हो, कमजोरी आ गया हो, तो वो पूर्णतः इस दवा को खिलाने से पूर्णतः ठीक हो जाता है। अलग से आपको विटामिन मिनरल्स चलाने की जरूरत नहीं होती है। यही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की सबसे बड़ी खासियत और पहचान भी है। चूंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की दवा कंपाउंड मेडिसिन से बना होता है, सिंगल रेमेडीज दवा नहीं है। कंपाउंड मेडिसिन से एक औषधि का निर्माण जो होता है, H1 का निर्माण होता है, H2 का निर्माण होता है, F1 का, VEN1 का, L1 का, कोई भी मेडिसिन का निर्माण होता है। तो कई मेडिसिन को एक साथ संग्रह करके कंपाउंड सिस्टम से जब मेडिसिन तैयार होती है, तो ये नहीं समझे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की दवा सिर्फ और सिर्फ रोग पे ही, रोग ठीक होने के बाद में उस दवा को अगर 3 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा आप चलाते हैं तो रोगी अगर रोग से परेशान था और उससे संबंधित किसी प्रकार की उसको कमजोरी आ गई हो, वीकनेस वगैरह टाइप का उसको फील हो रहा हो या और कुछ भी परेशानियां हो, तो लगभग उसकी सारी परेशानियां लगभग दूर हो जाती है। ये सबसे बड़ी खासियत है। हम लोग बात कर रहे थे कि अगर दवा आप सेंटीसीमल या मिलीसीमल में आप चलाते हैं, तो सेंटीसीमल और मिलीसीमल का जो सिद्धांत है कि भाई कम से कम अगर 200 CH का जो, अगर हम लोग CH में अगर प्रयोग करते नहीं, अगर प्रयोग भी अगर हम लोगों ने किया
तो सेंटीसीमेल का दवा का 200 पावर में अगर हम प्रयोग करते हैं तो सुबह और शाम या 2 दिन पर एक डोज। मैंने क्या कहा, डोज एंड डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, स्थिति और परिस्थिति को देख करके। और इसके लिए मैं बताऊंगा कि कौन रोग नेगेटिव होता है और कौन रोग पॉजिटिव होता है। चिकित्सक को प्राकृत और पेशेंट की रोग नेगेटिव है या पॉजिटिव, ऋणात्मक है या धनात्मक है, इस विषय में उसको समझना अनिवार्य है। दूसरी बात है कि डोज पर जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा कि उसको आप सुबह शाम दे सकते हैं, 2-2 घंटा पे भी 200 पावर का आप दे सकते हैं। लेकिन मिलीसीमेल का ध्यान रखें कि प्रयास रखें कम से कम, अगर आप एम में दवा चलाते हैं तो दवा एम में चलाने के लिए आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि कम से कम पेशेंट को 1 एम में दवा दे रहे हैं तो आधे घंटे पर प्रयास करें कि 3 बार दवा को खिला के और 21 दिन तक दवा को रिपीट न करें, उसके रिजल्ट का इंतजार करें। इससे आपको आशातीत लाभ मिलेगा। इसमें भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि 1 एम सुबह शाम चलाया जा सकता है। इसमें भी वैसी व्यवस्थाएं हैं कि 10-10 मिनट पर 1 एम भी दिया जा सकता है। इसमें भी वैसी व्यवस्थाएं हैं कि 7 दिन पर रिपीट किया जा सकता है। लेकिन कब? मरीज की स्थिति और परिस्थिति को जानने, सुनने और समझने के बाद, उसके प्राकृत को समझने के बाद, उसके रोग की धनात्मक है या ऋणात्मक है, इस विषय में जानने के बाद में आपको क्या करना है, दवा का डोज निर्धारित करना है। यह भी तय करना है कि उसमें क्या चलेगा। उसमें मदर टिंचर चलाना उचित होगा, उसमें डाइल्यूशन 1 चलाएं, उसमें डाइल्यूशन 2 चलाएं, उसमें डाइल्यूशन 3 चलाएं या 4 चलाएं या 5 चलाएं। ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि आपने डाइल्यूशन 1 चलाया तो फायदा नहीं करेगा, आपने डाइल्यूशन 5 चलाया तो फायदा नहीं करेगा। आपके विवेक के ऊपर यह निर्भर करता है कि कितनी तीव्र बीमारी है, कितना तीव्र उसको मेडिसिन, नेगेटिव मेडिसिन देने की जरूरत है। नेगेटिव में पॉजिटिव और पॉजिटिव में नेगेटिव दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये समझना होगा कि नेगेटिव जो ऋणात्मक बीमारी है वो क्या है और धनात्मक बीमारी है वो क्या है। इस विषय में हम लोग अगले क्लास में आपको बताएंगे और अगले क्लास में ये जरूर आपको क्लियर करेंगे कि धनात्मक बीमारी क्या होता है और ऋणात्मक बीमारी क्या होता है। औषधि कोई भी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कोई भी डाइल्यूशन अगर किसी मरीज को आप देते हैं तो प्रयास करें कि आप कम से कम सेकेंड डाइल्यूशन से इसकी शुरुआत करें। फर्स्ट डाइल्यूशन देने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन, फोर्थ डाइल्यूशन और 5 डाइल्यूशन का इस्तेमाल आप किसी भी बीमारी में कभी भी आप कर सकते हैं। अगर विशेष आपको समझ में नहीं आता है और आपको ये समझ में नहीं आता है कि इसको धनात्मक हम दवा दें या ऋणात्मक दवा दें, तो आप सेकंड डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन, फोर्थ डाइल्यूशन और 5 डाइल्यूशन तक दवा को दे सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई खतरा नहीं है और बीमारी पूर्णतः ठीक होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और ये सभी बीमारियों पर ये नहीं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऋणात्मक है या धनात्मक है। मैं खास बात बताया आपको कि अगर आपको भी धनात्मक ऋणात्मक समझ में नहीं आता और आप कंफ्यूज हैं तो डाइल्यूशन सेकेंड से लेकर के डाइल्यूशन 5 तक का मेडिसिन आप निश्चित रूप से किसी भी मरीज पर औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मरीज को फायदा करेगा और मरीज स्वस्थ होगा। लेकिन आप चिकित्सक हैं और कुशल चिकित्सक हैं तो आपको धनात्मक ऋणात्मक को समझना चाहिए और समझ करके जब औषधि का डोज निर्धारित करते हैं तो 100% मरीज आपका ठीक होता है और इससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पद्धति का विकास होगा, लोगों को अच्छा उपचार मिलेगा, बहुत सारी बात है, आपको सम्मान मिलेगा। आपके रिसर्च को देख करके आपको नया नया रिसर्च आपके जीवन में आएंगे, उसको जब शेयर करेंगे तो लोग आपसे आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पूर्णतः अध्ययन करना होगा और लगे रहना होगा। डॉक्टर एक रिसर्चर ही होता है
एनी टाइम वो रिसर्च करते रहता है, क्योंकि बीमारियां हर 2, 4, 5 साल पर एक नई बीमारी आ जाती है। हर 10 साल पर तो निश्चित तौर पर एक वायरस आना ही आना है। तो अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे, समझते रहेंगे, स्वाभाविक बात है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भी विकास होगा, लोगों का भी जन कल्याण होगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कुशल चिकित्सक बनने के लिए आप अपना जो प्रश्न है उस प्रश्न को हमसे कर सकते हैं। ऐप को देखने के बाद में आपको अगर लगता है कि किसी प्रकार की अभी भी हमारे मन में संशय है, हम नहीं समझ पाए हैं, तो आप कमेंट करें और कमेंट करके हमसे सवाल पूछें कि कैसे क्या हो सकता है। इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। कोई भी छात्र जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, चाहे वो हमारे यहाँ स्टूडेंट है या हमारे यहाँ स्टूडेंट नहीं है, जो फ्री वीडियो हम बना करके देते हैं ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, उस वीडियो पर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई संशय है या समझ में नहीं आ रहा, तो आप निश्चित प्रश्न करें। आपके प्रश्न का उत्तर देने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारा एक मिशन है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पद्धति को आगे बढ़ाना है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक को आगे बढ़ाने से आम जनजीवन की जो मेडिकल की समस्या है, जो मेडिकल में अधिक से अधिक पैसे खर्च हो रहे हैं, उन आम जनजीवन की समस्या को दूर करना, लोगों को स्वस्थ रखना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा से जुड़े हुए सभी छात्र को, चिकित्सक को, उनकी लाइफ जो मेडिकल के क्षेत्र में है, उनको सरकार की नज़र में सिक्योर कराना और इस पैथी को मान्यता दिलाना, ये हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च पटना यहाँ अपने इंस्टीट्यूट में, अपने रिसर्च सेंटर में भिन्न भिन्न प्रकार के विद्वानों को बुला करके चर्चा करती है, पूछती है, समझती है, और मरीजों को देख करके भी रिसर्च करके हम लोग जिस तरीके से इस पैथी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप भी थोड़ा प्रयास करें तो स्वाभाविक बात है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पूरे भारत में परचम लहराएगी, क्योंकि इससे सस्ता कोई इलाज नहीं है। और इसका इलाज सस्ता के साथ साथ सुखद है। इसकी दवाएं मीठी होती है, हर्बल प्लांट से बना होता है। इस दवा को खाने के बाद किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, फूड सप्लीमेंट की तरह यह दवा है। तो ऐसा व्यवस्था आपके बीच में है, आप चिकित्सा जगत से जुड़े हैं, तो आप इस पर विशेष अध्ययन करिए। अध्ययन करके इस पैथी को आगे बढ़ाने में हमारा साथ और सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।